ओके, कमिंग बैक टू द चैप्टर, चैप्टर का नाम क्या है? मीनिंग, स्कोप एंड, कोई पढ़ के आया? नाम तो पता ही होगा। मैम नहीं, हम लोग की तो एनसीईआरटी में पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन है। Yeah, the NCERT, look बच्चा, NCERT is more than sufficient अगर तुम उसका लाइन बाय लाइन समझ पाते हो, but the main problem comes because वो NCERT में टॉपिक्स बहुत छोटे दिए हुए हैं, तो you actually have to comprehend कि उनमें क्या लिखा है, उनके एक लाइन का 4 लाइन का मतलब होता है। इसीलिए मैं बच्चों को संजीव गर्ग है वो करती हूँ रेफर, इसीलिए। लेकिन संजीव गर्ग में बहुत ज्यादा इलेबोरेट में दिया हुआ है, उतना आप पढ़ नहीं सकते, वो 400-400 पन्ने की 2 बुक है, लेकिन उसमें जो भी चीजें बोल्ड और इटैलिक्स में दी हुई है ना, दैट इज द वे टू गो, और कुछ पढ़ना ही नहीं है। उसमें जो भी चीजें बोल्ड और इटैलिक में दी है पूरे संजीव गर्ग में, ओनली दैट यू हैव टू रीड, या फिर जो हेडिंग्स का पार्ट है ब्लू और रेड से लिखा हुआ है, समझ गए? क्योंकि अंदर दे हैव रिटन अननेसेसरली, कोई मतलब नहीं है जिस बात का, वो सब भी उन्होंने भरा हुआ है। एनीवे, सो चैप्टर का नाम है मीनिंग, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स। तो 3 चीज पढ़नी है। पहली चीज तो उसकी मीनिंग के स्टैट्स होती क्या है, दूसरी स्कोप, कहाँ कहाँ पढ़ पाओगे स्टैट्स, और तीसरा इम्पोर्टेंस है, मतलब जरूरत है पढ़ने की इसलिए पढ़ रहे हो या फर्जी पढ़ रहे हो, समझ गए? क्या लगता है, अगर पूरी किताब पढ़ा रहे हैं तो इम्पोर्टेंस तो होगी ही। ओके, स्टैट्स की अगर बात की जाए तो स्टैट्स इज नॉट अ लैटिन, इट्स अ जर्मन वर्ड फ्रॉम स्टैटा। किस किस को समझ में आ रहा है? जर्मन वर्ड स्टैटिस्टा है एक्चुअली, वो उससे निकला है, जर्मन वर्ड है स्टैटिस्टा। उसका मतलब होता है, एक्चुअली इसका एक ग्रीक वर्ड भी है बट वो अच्छा नहीं है, स्टैटिस्टिक करके उसका कोई नाम है, बट हमें जर्मन और ग्रीक पे नहीं जाना है, इट हैज ऑल दो जर्मन और ग्रीक ओरिजिन, और उनका मतलब होता है कि कोई किसी भी चीज का स्टेट से डिफाइन करते। तो स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली वर्ड आया है स्टेट वर्ड से। स्टेट का मतलब कि कोई चीज की किस स्टेट में पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि न्यूमेरिकल टर्म्स में, कि अगर तुम क्लास में 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चों का में 10 बच्चों ने पूरे 1 साल पढ़ाई करा, उसके बाद में 10 बच्चों में इम्प्रूवमेंट आया या इम्प्रूवमेंट नहीं आया। वो जो पुराने जमाने में इस तरह से बोलते थे कि चलो ठीक है, ये 3rd डिवीजन से 2nd डिवीजन से पास हो गया, या पूरी क्लास में 10 बच्चों का 1st डिवीजन आया, तो इस तरह से वो लोग डिफाइन करते थे और सोचते थे कि चलो इस वाले क्लास में इम्प्रूवमेंट हुआ, ये स्टैट्स है। स्टैट्स का मतलब होता है कि तुम डेटा रख रहे हो और उस डेटा पे तुम देख करके कोई कंक्लूजन निकाल रहे हो, वो स्टैट्स का मतलब है। दूसरा स्टैट्स का मतलब है कि जस्ट लाइक दैट यू आर कलेक्टिंग डेटा, कुछ कर नहीं रहे हो, उसका क्या कर रहे हो, केवल डेटा कलेक्ट कर रहे हो। जैसे किसी को कॉइन्स कलेक्ट करने का शौक होता है, बहुत पुराने पुराने सारे कंट्रीज के, है कि नहीं? कोई लोग पोस्टेज स्टैम्प कलेक्ट करते रहते हैं, कलेक्शन उनके पास बहुत लंबा हो जाता है, और वो ओवर द पीरियड ऑफ कलेक्शन जो है तुम्हारा, कि ये 10 सेंट का है, 20 का है, दिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ स्टैट्स, वो भी स्टैट है। तो स्टैट्स इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या है? नथिंग बट कलेक्शन ऑफ डेटा। लेकिन क्या ये हमारे आज के आधुनिक युग के डेफिनेशन को मैच करता है स्टैट्स? नो मैम। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम बाहर घूमने गए, तो तुमने कित मतलब तुम बाहर घूमने गए, तुमने कौन कौन सी आइसक्रीम खाई, तुम उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करो, तो क्या ये स्टैट्स है? मैम कौन सी? लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि कौन सी आइसक्रीम ज्यादा अच्छी लगी, इसको तुम जरा स्टैट्स की मदद से मुझे बताना, तो बता पाओगे? हम ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ नहीं, so see the difference। मैं बोल रही हूँ तुम बाहर गए, तुमने कितनी आइसक्रीम खाई, यू टेल मी, यू कैन काउंट इट 1 2 3 4 5, कौन कौन से टाइप की, इट्स अ स्टैट, क्योंकि डेटा एज इट इज लिखा हुआ है, कितना खाया, 4 5 एक नंबर है। मैं तुमको बोलूं कि 5 में से कौन सी आइसक्रीम बेटर तुमको लगी, क्या ये स्टैट्स है? मैम आई थिंक यस है, यस, बिकॉज यू कैन प्रेफर कि पहली अच्छी लगी, दूसरी अच्छी लगी, कि तीसरी अच्छी लगी। अब मैं तुमसे तीसरा क्वेश्चन ये पूछूं कि मुझे ये बताओ कि जो तुमने तीनों आइसक्रीम खाई है, वो तीनों आइसक्रीम से तुमको एग्जैक्टली कितनी खुशी मिली? तो क्या ये स्टैट्स है? मैं एग्जैक्टली तो
एक तो तभी तो यू हैव टू गो इनटू द अनकन्वेंशनल जोन, तभी समझ में आएगा स्टैट्स का मतलब। तो तीसरा वाला स्टैट्स नहीं है। अब हम इसको अपनी इकोनॉमिक्स में से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब हम यूटिल निकाल रहे थे तो हमने अज्यूम करा था, लेकिन क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल था यूटिल में नो अज्यूम? मैम, तभी हम क्या लेके आए? ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच। तो स्टैट्स भी सिंस एक कैलकुलेशन टेक्निक है, तो वो उसी चीज का कैलकुलेशन तो कर पाएगी जिसका एक्चुअली कैलकुलेशन पॉसिबल है। हो सकता है, हाँ। जिसका हो ही नहीं सकता उसका कैसे करेगी? तो जितनी भी क्वालिटेटिव चीजें होती है, कितना गुस्सा तुमको आया, कितनी खुशी तुमको मिली, ये सब स्टैट्स नहीं कर पाता। तो अगर तुमसे सबसे पहले पूछा जाएगा स्टैट्स क्या है, तो बोलो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि स्टैट्स क्या नहीं है। समझ गए? तो स्टैट्स क्या नहीं है ये क्लियर है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुमको क्लास पढ़ने के बाद कैसा लगता है, तो बोलोगे ये बता सकता हूँ कि दोनों में से कौन सी क्लास बेटर लगी, लेकिन किस क्लास में एग्जैक्टली कितना मजा आया, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टैट्स। क्योंकि पहले में तो तुम प्रेफरेंस बता दोगे और ग्राफ पे शो कर दोगे कि पहले वाले का प्रेफरेंस दूसरा, तीसरे वाले का अच्छा। यही रीजन है कि जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो डेटा शो करता है। क्यों? क्योंकि वो लोगों का प्रेफरेंस देख लेता है कि कांग्रेस को वोट करेंगे कि बीजेपी को। समझ गए? तो वो प्रेफरेंस दिख जाता है, इसीलिए एबीपी आज तक वाले छापते रहते हैं कि 30% से आगे चल रही है, 20% से आगे चल रही है, क्योंकि प्रेफरेंस बताना एक्चुअली स्टैट्स में पॉसिबल है। लेकिन बीजेपी वाले कैंडिडेट के आने से पीएम मोदी बन गया, कितनी खुशी है पूरी जनता में, इसका कोई डेटा आज तक पेपर में निकला है क्या? नो, नहीं निकला, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। समझ गए? चलो अब फिर से हम स्टैट्स की चीजों की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन से पहले कुछ चीज पॉइंट करेंगे। तुम दोनों क्रिकेट फैन हो गए, ऑब्वियसली सारे लड़के होते हैं। नो मैम, फैन नहीं, मतलब ओके, यू कीप ट्रैक ऑफ इट। यस मैम। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुमने विराट कोहली की जन्म कुंडली बनाई हुई है और तुम्हें ये पता है कि इस मैच में उसने कितने रन बनाए, तो क्या ये स्टैट्स है? यस मैम। अभी विराट का और अनुष्का का बच्चा होने वाला है, वो गोरा होगा या काला, ये इसका स्टैट्स बन सकता है क्या? नो मैम, नहीं बन सकता। और वो उनको वो बच्चे की न्यूज से कितना खुश है, इसका कोई स्टैट्स पॉसिबल है क्या? नो मैम, नहीं पॉसिबल है। तो जो क्रिकेट फैन है उनके लिए नंबर्स यानी क्रिकेट के बारे में क्या क्या चीजें कब हिस्ट्री में हुई, ये स्टैट्स है। सिमिलरली अगर मैं तुमसे पूछूं कि कल बड़े होकर के तुम दिल्ली में रहते हो, ठीक है, और दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, क्या ये स्टैट्स है? नो। एयर क्वालिटी इंडेक्स नहीं निकलती न्यूज पेपर? अच्छा, तो अच्छा मेरे को लगा आता है ना कि 600 700 पीपीएम 800 गया, वो स्टैट्स है कि नहीं है? यस मैम, स्टैट्स है, ठीक है। सिमिलरली दिल्ली में रहने में कितना मजा आ रहा है, इसका कोई स्टैट्स है क्या? नो मैम। नो मैम। अगला अगर मैं तुमसे पूछूं कि वेदर डिपार्टमेंट में कल बारिश होगी या नहीं, इसका स्टैट्स बन सकता है क्या? यस मैम। बन सकता है। बारिश में भीगेंगे कितना अच्छा लगेगा, कोई स्टैट्स है क्या? नो मैम। तो समझ में आ रहे हो कि स्टैट्स कहाँ है कहाँ नहीं है। ऐसा नहीं है कि लॉजिकल चीजों पे स्टैट्स डील नहीं करता, करता है। अच्छी चीजों पे भी स्टैट्स डील करता है, लेकिन जिन चीजों में कोई सर ना पैर, उनमें स्टैट्स डील नहीं करता। यानी तुम्हारे ह्यूमन इमोशन से उसको कोई लेना देना नहीं है। इट्स जस्ट अ न्यूमेरिकल वे ऑफ कैलकुलेटिंग न्यूमेरिकल डेटा। इन सारी चीजों में एक चीज तो कॉमन है, हर चीज को तुम न्यूमेरिकल में ले जा पा रहे थे कि नहीं? कैलकुलेशन में तभी कर पा रहे हो जब चीजों को न्यूमेरिकल ले जा पा रहे हो। विराट के रन भी न्यूमेरिकल है, पीपीएम 600 गया 700 गया, वो भी एक न्यूमेरिकल डेटा है। लास्ट में बारिश होगी या नहीं होगी, परसेंटेज क्वांटिटी है, वो भी कैलकुलेशन से है, 70% 80% चांस। यानी कि मैं स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन तभी कर सकता हूँ जब मैं मेरे डेटा को न्यूमेरिक्स के फॉर्म में लिख सकूं। है बात की नहीं? वाइसी वर्सा। जैसे हमने बोला कि क्वालिटेटिव चीजों का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता, इसलिए स्टैट्स नहीं काम करता। सिमिलरली स्टैट्स केवल न्यूमेरिकल डेटा पर ही काम करता है। तो अब आएगी स्टैट्स की दो डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन जो ये मानती है कि स्टैट्स इज नथिंग बट डील्स ऑन द न्यूमेरिकल कलेक्शन ऑफ डेटा, इसको बोलते हैं स्टैट्स की प्लूरल लेवल डेफिनेशन। समझ गए? तो स्टैट्स की प्लूरल डेफिनेशन ये बोलती है कि स्टैट्स कुछ और नहीं है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स का एक कलेक्शन है। क्योंकि वो तो हमने अभी पढ़ लिया कि स्टैट्स इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल कलेक्शन। लेकिन ये तो प्लूरल सेंस है, जो कि
थोड़े कम पढ़े लिखे लोगों के लिए चलेगा। मान लो कोई किसी लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन है, कोई किसी सरकारी ऑफिस में बाबू है, तो उसका कोई काम नहीं दिन भर रजिस्टर भरते रहना है, तो उसके लिए वही स्टैट्स है जो बात हम अभी कर रहे हैं कि स्टैट्स इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। तुमको मैं LIC का बीमा एजेंट बना दूं, तुमको 50-100 फाइल पकड़ा दूं और बोलूं पूरे नोएडा में घूमते रहो सबसे फॉर्म भरवाना, तो ये स्टैट्स की सिंगुलर डेफिनेशन होगी या प्लूरल? प्लूरल डेफिनेशन है, क्योंकि तुम केवल डेटा ही तो भरवा रहे हो। तो प्लूरल डेफिनेशन ये मानती है कि स्टैट्स कुछ और नहीं है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। एज लॉन्ग एज मेरे पास दुनिया जहान का आलतू फालतू न्यूमेरिकल डेटा आ रहा है कि किसने कितने केले खाए, किसका कितनी बार ब्रेकअप हुआ, जो भी नंबर ऑफ एनी नंबर, इट शुड बी अ नंबर। नंबर जितना आ रहा है तब तक वो स्टैट्स का न्यूमेरिकल रॉ डेटा माना जाएगा। लेकिन स्टैट्स की सिंगुलर डेफिनेशन ये बात नहीं मानती। स्टैट्स की सिंगुलर डेफिनेशन ये मानती है कि देयर हैज टू बी समथिंग मोर देन कलेक्शन ऑफ डेटा। केवल कलेक्ट करना ही एक प्राइम पर्पस नहीं है डेटा का। वी हैव टू, आई थिंक, फर्स्ट कलेक्ट इट, देन ऑर्डर इट, देन एनालाइज इट, देन इन्फर इट, और उसमें से कोई कंक्लूजन निकालना पड़ेगा। यानी स्टैट्स की जो सिंगुलर डेफिनेशन है या सिंगुलर अप्रोच है, वो कलेक्शन के साथ साथ उसके एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन पे भी काम करती है। यानी मियर कलेक्शन ऑफ डेटा कोई चीज नहीं है उसकी नजर में सिंगुलर डेफिनेशन के, अगर आप उससे कोई रिजल्ट ना निकाल सके। अब मैंने तुमको 100 पन्ने पकड़ाए थे और बोला नोएडा में घूम घूम के सबका फीडबैक फॉर्म ले आओ। उन 100 पन्नों को पढ़ने के बाद अगर मैं ये बता सकूं कि इन 100 में से 80% लोगों को क्रिकेट पसंद है, नाउ दिस इज द सिंगुलर डेफिनेशन ऑफ स्टैट्स। जहां पे मैंने उस डेटा को एनालाइज कर लिया, उसमें से एक रिजल्ट निकाल करके उसका ग्राफ बना के, या मान लो उसका मीन निकाल लिया, उसका मीन मान लो मैंने 100 लोगों का मार्क्स देखा, ठीक, तुम जब 100 पन्ने तुमको दिए और 100 पन्ने से तुम क्लास के 100 लोगों के केवल मार्क्स नोट करवा के ले आए, तो वो प्लूरल डेफिनेशन है, क्योंकि तुमने केवल और केवल न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट किया। लेकिन अब अगर उस 100 मार्क्स का मैं मीन मीडियन नोट से एवरेज निकाल दूं, उसका मीन निकाल के, और मैं पूरे क्लास का मीन मार्क्स बताऊं और बोलूं कि पिछले साल मीन मार्क्स 50 था, इस बार मीन मार्क्स 60 हो गया, तो पूरी क्लास इंप्रूव कर गई। नाउ दिस इज अ लॉजिकल कंक्लूजन। किसको समझ में आ रहा है कि दूसरे केस में मैंने डेटा को एक्चुअली थोड़ा इम्प्रोवाइज करा, उसको पढ़ाई लिखाई करी, उसको किसी और डेटा के साथ मैंने मैच कराया और उस डेटा का कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो जब उस डेटा को मैंने 100 पन्ने मुझे मिले, पहले केस में भी वो 100 पन्ने थे लेकिन उससे कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन मैंने नहीं निकाला। दूसरे केस में मैंने उस 100 पन्ने का यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रॉपर एनालिसिस करके रिजल्ट निकाला। तो दूसरा केस है सिंगुलर सेंस ऑफ स्टैट्स। सिंगुलर सेंस ऑफ जो हम पढ़ते हैं वी स्टडी द सिंगुलर सेंस ऑफ स्टैट्स, क्योंकि हम अभी अरिथमेटिक मीन मीडियन मोड पढ़ेंगे, फिर कोरिलेशन डिस्पर्शन पढ़ेंगे। ये सारी टेक्निक्स स्टैट्स की सिंगुलर सेंस टेक्निक है जो डेटा को स्टडी करने के लिए काम आती है। समझ गए? तो स्टैट्स सबसे पहली चीज क्या है? इट्स अ जर्मन वर्ड, ठीक है, स्टैटिस्टिका, एंड स्टैटिस्टिक इसका लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है किसी चीज के स्टेट को रिकॉग्नाइज करना। उसके बाद में हमने स्टैट्स के बारे में ये पढ़ा कि स्टैट्स की डेफिनेशन बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। क्रिकेट फैन के लिए स्टैट्स अलग है, एनवायरमेंटलिस्ट के लिए जो स्टैट्स है वो अलग है। यानी स्टैट हमेशा उसके एनवायरमेंट से होता है कि नहीं डेराइव? यस मैम। यानी स्टैटिस्टिकल जस्ट खोखला है, मतलब ये एक केवल टर्म है। किसी भी चीज के डेटा को एनालाइज करके उसके बारे में रिजल्ट देने के लिए ये टर्म है। हम ये नहीं कह सकते कि स्टैट्स केवल फिजिक्स के बारे में डेटा एनालाइज करेगा, मैथ्स वालों को मना कर देगा, या केवल मैं वो वेदर रिपोर्ट निकालेगा और विराट कोहली के रन का स्टैट्स बनाने से मना कर देगा, केवल पॉपुलेशन का डेटा निकालेगा और ये ब्रेकअप का और पैचअप का डेटा नहीं निकालेगा। नहीं, जब तक स्टैट्स के पास डेटा है वो हर डेटा टाइप का डेटा एनालाइज कर लेगा, अनलेस और अनटिल उसको बस एक चीज ना दो। क्या ना दो? मैम क्वालिटेटिव। यस, उसको इमोशन समझ नहीं आते, तो इमोशंस वाली चीज उसको मत दो। समझ गए? तो टिपिकल लैंग्वेज में अब हम स्टैट्स की डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं। आई विल जस्ट शेयर वन ऑफ द पिक विद यू just to show that how it actually I'm sharing these pics in actually group, refer it one by one. I'll share it here also. ये संजीव कर की कुछ पिक्स है, तुम में से जो लोग
तुम लोग दोनों ही वो कर रहे हो, एनसीईआरटी रेफर कर रहे हो? Yes, ma'am. ओके, नो इशू। यार रिकमेंड, ये वेब व्हाट्सएप पे एक तो रोटेट करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। मैम है ना? नहीं, इस पे यहाँ पे कोने यस में मैम, है ना? इंडिविजुअल, हाँ इंडिविजुअल फोटो में जाके है, कहाँ फिर पर है? तीन इंडिविजुअल फोटो पे क्लिक करो एकदम, फिर एंड फिर तीन डॉट पे आएगा, बहुत सारे आ रहे होंगे, ऑल मीडिया, मैम शो गैलरी में चैट, शायद। तो अरे उसमें ये तो रोटेट है। उसमें होता है, फोन में तो हो गया है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं फोन पे अगर रोटेट करके, फोन पे वैसे ओके, होंगे। हम्म हाँ फोन पे तो कर लिया मैंने। फोन पे तो तुरंत हो जाएगा, फोन की दिक्कत नहीं है। रिफ्रेश करने की जरूरत थी। यस, मैम मैं सेंड कर दूं क्या? मैंने कर दिया रोटेट। आई थिंक ये रोटेट होके आ गई है। कर दिया रोटेट, भेज दो, दोबारा भेज दो ग्रुप पे यस। जिसने भी रोटेट कर दिया है, सेम को। थैंक यू। ओके, सो नाउ कमिंग टू दिस पोर्शन सी। पहले लाइन तो ये बोलता है संजीव गर्ग कि स्टैट्स को हम प्रिसाइज मैनर में डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्टैट्स और इकोनॉमिक्स में एक चीज की 50 डेफिनेशन होती है। अब तक इतना तो हम समझ ही गए। तो कोई भी चीज को अलग अलग लोग अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं। स्टैट्स की कोई प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है। डिफरेंट राइटर स्टैट्स को डिफरेंट तरीके से मानते हैं। स्टैट्स बेसिकली दो रीजन में पढ़ी जाती है, एक है प्लूरल सेंस, दूसरा है सिंगुलर सेंस। देखो, सिंगल, प्लूरल सेंस के नीचे न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, सिंगुलर सेंस के नीचे मेथड्स ऑफ डीलिंग विद इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। यानी प्लूरल सेंस का मतलब है कि हम कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स, केवल न्यूमेरिकल फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं। सिंगुलर सेंस में हम उसमें कलेक्ट भी करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं और इंटरप्रेट करके इन्फ्रेंस भी देते हैं। समझ गए? ओके यस मैम। तो तुम्हें क्या करना है, इसको, इस वाली लाइन को और इस चार्ट को फटाफट कॉपी में लिख डालो। समझ गए? और उसके ऊपर एक लाइन लिखोगे दैट इट इज नॉट इजी टू डिफाइन स्टैट्स इन अ प्रिसाइज मैनर। स्टैट्स की वन डेफिनेशन नहीं होती है। ठीक है? मैम ये चार्ट बस उतारना है या ये डेफिनेशन भी पूरा बस ये एक एक लाइन लिख लो कि प्लूरल सेंस में कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स होता है। अगर उसमें भी आलस आ रहा हो तो लिखो प्लूरल सेंस और डैश लगा के लिख दो कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। लेकिन बढ़ा बढ़ा के लिखना आना चाहिए एग्जाम में। ठीक है? अभी के लिए चाहो तो नोट्स में केवल जो चीज तुम्हें काम की लगती है वो निकाल लो, क्योंकि ये अभी आगे भी आएगा इसका डिटेल्ड भी। ठीक है? प्लूरल और सिंगुलर हम फिर से पढ़ने वाले हैं इसके बाद। अब उसके अंदर की चीज पढ़ेंगे। मैम हम लोग की मैम ने भी शायद इसी से नोट्स दे रखे हैं हम लोग को कॉपी में करने के लिए। Sanjeev Garg is actually the elixir for all the teachers. That actually depends कि how they teach it. मैं पहले एनसीईआरटी से ही पढ़ाती थी, फिर बच्चे बहुत सारे संजीव गर्ग रेफर करते थे उस वक्त। अब मैं तब डिक्टेट करके लिखाती थी। नाउ द संजीव गर्ग दे हैव एक्चुअली गिवन इट इन क्वाइट अ लूसिड मैनर। तो टीचर को अपने दिमाग से बोलने की जरूरत नहीं है, सामने कॉपी दे दो, हो गया। समझाने वाली चीज समझा दो। एक्चुअली बेटा इट ऑल डिपेंड्स कि किस तरह से चीजें दिमाग में गई है। अगर अच्छे से समझ में आया तो सारी डेफिनेशन इजी ही लगेगी। लिख लिया?
अरे कछुए की चाल क्यों चलते हो तुम लोग, जल्दी जल्दी करो। वो बहुत इजी वाला है। तो अब अगर कोई तुमसे पूछेगा कि स्टैट्स की कितने तरह से पढ़ी जाती है तो बता दोगे? यस यस मैम। प्लूरल सेंस सिंगुलर सेंस का मतलब बता दोगे एक लाइन में? अभी डिटेल बताती हूँ। यस मैम। ओके फाइन, आर वी डन? यस यस। चलो भाई, तो अब देखते हैं आगे की चीज काम की। तो काम की चीज इसमें पहले ये है कि जब हम प्लूरल सेंस को ढंग से पढ़ते हैं तो प्लूरल सेंस में हमें ढंग से पढ़ने में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कुछ पता चलता है। यानी प्लूरल सेंस में डेटा को एक्चुअली क्या क्या चीजें चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको प्लूरल सेंस में भी स्टैट्स पढ़नी है तो कुछ चीजें जरूरी है उसके बारे में समझने के लिए। केवल ये जो हेडिंग्स है वो इंपॉर्टेंट है, इनके अंदर की चीज जो मैं समझा रही हूँ वो तुरंत वैसे भी समझ में आ जाएगी, बट अगर संजीव गर्ग रेफर भी करते हो तो उसके अंदर फालतू का पढ़ना नहीं है। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि प्लूरल सेंस का मतलब क्या होता है तो तुम आराम से बता दो कि प्लूरल सेंस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डेटा इन न्यूमेरिकल फॉर्म। है बात की नहीं? यस मैम। फिर अगर वो तुमसे पूछ ले कि लेकिन इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है, यानी हम कैसे पहचानेंगे, तो पहली चीज तो ये है कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि केवल मुझे सार्थक के बारे में ही जानना है, उसके कितने नंबर आए, तो क्या ये स्टैट्स है? यस मैम। नहीं। एग्रीगेशन ऑफ फैक्ट, जिस डेटा से तुम कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं निकाल सकते ट्रेंड के बारे में, उस डेटा का अचार रखोगे? केवल एक इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन, सिंगल यूनिट डेटा का कोई मतलब नहीं है। तो स्टैट्स की जो टेक्निक है वो तभी लग पाएगी, या स्टैट्स का जो न्यूमेरिकल एग्रीगेशन होना चाहिए, यानी डेटा बहुत सारा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुत सारा, यानी अगर कम से कम एक नहीं तो कम से कम 2 3 4 लोगों का डेटा तो होना चाहिए कि थोड़ा कंपैरिजन पॉसिबल हो। समझ गए? यानी सिंगल न्यूमेरिकल स्टेट इज नॉट अ डेटा। जैसे सार्थक की एज 11 है, ये भी डेटा नहीं है, या ओनली 30, ये भी डेटा नहीं है। सिंगल डिजिट डेटा कोई स्टैट्स का डेटा नहीं है, डेटा में एग्रीगेट होना चाहिए। समझ में आ रही किस किस को बात? अगर कोई पूछे कि एग्रीगेशन ऑफ फैक्ट्स का मतलब क्या है, तो बोलो डेटा ज्यादा होना चाहिए। सिंगल और आइसोलेटेड डेटा को स्टैट्स डील नहीं करता, एक डेटा की बात नहीं कर सकते। अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, इसका मतलब ये है कि जो डेटा है वो बहुत सारी चीजों से चेंज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वेदर की बात ले लो। अब वेदर ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है, सर्दी गर्मी पे भी डिपेंड करता है बात की नहीं? तो जो एक डेटा है वो ढेर सारी चीजों से कनेक्टेड होना चाहिए, उसके बहुत सारे रीजंस होने चाहिए उस डेटा के। समझ गए? यस। जैसे कि अगर तुम क्लास में पढ़ते हो तो एक बच्चे की परफॉर्मेंस ढेर सारे सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, हिंदी इंग्लिश टीचर, फिर उसके स्कूल पे भी डिपेंड करती है, उसके किस तरह का फ्रेंड सर्कल है इस बात पे भी डिपेंड करती है। तो दो हम सुनने में लग रहा है कि एक डेटा है, क्योंकि डेटा को जब हम एनालाइज करते हैं तो बहुत तरह से उसके ट्रेंड बनाते हैं। तो जो डेटा होना चाहिए वो डेटा में ढेर सारे कनेक्शंस, यानी बहुत सारे रिलेशंस उस डेटा के और तरह के डेटा के साथ होने चाहिए। अगर ये बात समझ में नहीं आती है, जैसे कि अगर हम मान लो कि राइस पे डेटा निकाल रहे हैं, हम किसी खेत पर चावल या गेहूं उगाने वाले हैं, तो हम केवल ये नहीं देख सकते कि वो खेत कितना बड़ा है। समझ गए? यानी केवल एक चीज पे वो राइस का उगना डिपेंड नहीं करता, क्योंकि राइस केवल इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि कितने एरिया में राइस लगा है, इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि कितनी बारिश हुई है, क्लाइमेट कैसा है, इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि वहां पे फर्टिलिटी के कैसा है सॉइल का, तुमने उसको पानी कितना दिया है, और कितने कितने अभी तुमने आज लगाया, और तुमने बोला कि बाकी सब चीज तो ठीक है, मैं कल ही काटने जा रहा हूँ मेरे राइस को, तो चलेगा क्या? 4 महीना तो देना पड़ेगा पकने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि जो एक डेटा होता है उसके आसपास के जो कॉजेज होते हैं उनको भी हमें देखना जरूरी है। यानी जो डेटा है उसमें मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज होना चाहिए, यानी मल्टीपल कॉजेज उस डेटा को अफेक्ट करने चाहिए। समझ गए?
यस यस मैम। मैम। तो तुम ये डेटा की क्वालिटी पढ़ रहे हो कि कौन कौन से, अभी हमने ये तो जान लिया कि प्लूरल सेंस का मतलब है कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। वो ये बता रहा है कि भाई तुम किस तरह के डेटा को कलेक्ट कर सकते हो, तो ये चीजें होनी चाहिए डेटा में, तभी उसका कलेक्शन न्यूमेरिकल सेंस में प्लूरल फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन कहलाएगा। कोई भी फालतू ले आओगे डेटा तो नहीं चल पाएगा। फिर तीसरी बात तो खुद ही दिख रही है कि नहीं, यस मैम। कि न्यूमेरिकली न्यूमेरिकली एक्सप्रेस तो होना हाँ चाहिए। वो तो है, ठीक, वो तो है। उसके बाद चौथा ये भी समझ में आ रहा है, यस रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। क्यों, किसी बच्चे के आए हैं क्लास में 50 नंबर और तुमने लिख लिए 5 नंबर, तो क्या उससे सही रिजल्ट निकलेगा? नो नो मैम। मैम। तो डेटा को ऐसे कलेक्ट करना चाहिए कि उसमें एक्यूरेसी तो हो कुछ। तो तुमने वेदर रिपोर्ट Yes, निकाली, आज बारिश होने के चांसेस है 90%, तुमने लिख रखे हैं 5% और बारिश हो गई, तो मतलब तुमने ऐसा डेटा कलेक्ट किया जिससे अच्छा प्रेडिक्शन नहीं निकल पाया, क्योंकि तुम्हारे डेटा की वजह से वेदर रिपोर्ट निकल गई कि आज बारिश नहीं होगी और अल्टीमेटली बारिश हो गई, yes, तो फेल हो गए ना तुम। तो यानी डेटा जो Yes, कलेक्ट ma'am. करो वो ऐसा कि उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए। पांचवा, इस जब भी डेटा को हम कलेक्ट करते हैं तो कोई ना कोई कलेक्टेड विद अ प्री डिटरमिन्ड पर्पस, कोई ना कोई पर्पस जरूर होता है, समझ गए? क्यों? Okay, क्योंकि अगर तुम डेटा, मान लो पॉपुलेशन की जनगणना हो रही है, तो जनगणना क्यों की जाती है? ताकि ये पता चल सके कि कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, समझ गए? yes, ma'am. एग्जाम्स क्यों करवाते हैं? ताकि ये पता चल सके कि टॉप कौन करेगा। तो No, yes, ma'am. रिपोर्ट कार्ड क्यों बनाते हैं? ताकि बच्चे की परफॉर्मेंस पता चल सके। तो क्या कोई ऐसी चीजें पॉसिबल है कि तुम डेटा कुछ कलेक्ट कर रहे हो और उसके पीछे कोई रीजन ही ना हो, फालतू डेटा कलेक्ट किए जा रहे हो? No, No. ma'am. तो डेटा का कोई प्रीडिटरमिन्ड पर्पस होना चाहिए। अगला क्या है, डेटा सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट होना चाहिए। ये बात तो सही है एकदम। एक डेटा इंडिया का, फिर दूसरा डेटा ईरान का, फिर पाकिस्तान का, तजाकिस्तान का, इस तरह से डेटा कलेक्ट नहीं होगा। डेटा कलेक्ट सिस्टमैटिक मैनर पे क्यों होना चाहिए कि मान लो अगर तुम ये डेटा बना रहे हो कि किसको आम पसंद है, तो फिर सब लोगों से ये पूछोगे किसको आम पसंद है। पहले से पूछ लिया तुम्हें आम पसंद है कि नहीं, दूसरे से पूछ लिया तुम्हें इमली पसंद है कि नहीं, और तीसरे वाले से बोला तुम खाना भी खाते हो कि नहीं। मतलब डेटा ऐसा होना चाहिए कि आपस में कंपेयर हो सके, कोई कॉमन चीज तो हो जिसके बेसिस पे डेटा एक दूसरे पे कंपेयर कर सके, समझ गए? Yes, ma'am. Yes, मान ma'am. लो मैंने सार्थक का इंटरव्यू लिया और उसे केवल इकोनॉमिक्स पूछी, और मैंने फिर श्रेष्ठ को बैठाया और मैं उससे दुनिया जहान की ज्ञान की बातें कर रही हूँ, और बताओ जिंदगी में कैसा चल रहा है, और फिर मैं इन दोनों के बीच पे कैलकुलेशन दे रही हूँ कि नहीं नहीं सार्थक तो बहुत अच्छा है, तो क्या ये सही बात है? No, ma'am. No, नहीं, क्योंकि डेटा तुमने दूसरा वाला जो कलेक्ट किया वो फर्जी है, क्योंकि डेटा में कोई सिस्टमैटिक चीज ही नहीं इन्वॉल्व है। यानी जब भी तुम डेटा कलेक्ट करते हो तो कोई तरीका होना चाहिए। यही रीजन है, मुझे सही बात बताओ कि नहीं, कि जब भी सर्वे के फॉर्म आते हैं तो सारे फॉर्म एक जैसे होते हैं। क्यों? yes, ma'am. क्योंकि उनको तुम्हारी पर्सनल इंटरेस्ट जाने में कोई मतलब नहीं है। उनने पहले पैरामीटर डिसाइड कर रखे हो तो इन चीजों पे क्लिक करके हमको दो। जब भी कोई चीज खरीदने जाते हो तो वहाँ फीडबैक फॉर्म ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, अपने मन से तो नहीं कहते चिट्ठी लिख के दो। क्यों? Yes, क्योंकि तुम ma'am. अपने मन से चिट्ठी लिखोगे तो वो सिस्टमैटिक नहीं होगा। उनके फीडबैक फॉर्म में ऑलरेडी कॉलम बने होते हैं सिस्टमैटिक, उनको भरोगे उस हिसाब से वो आसानी से बता सकते हैं कि कितने लोगों को मेरी सर्विस पसंद आई, कितने को नहीं। ठीक है भाई। अगला है स्टैटस शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। इट इज मोर लाइक थर्ड विद ओनली, मतलब सेकंड ओनली कि जो स्टैट्स का डेटा है वो एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड होना चाहिए ताकि हम उसको एनालाइज तो कर सके, समझ गए? तो फर्स्ट स्टेज फिर बेटा ये है कि जो कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब है कि हम एक ऐसे डेटा को न्यूमेरिकली फॉर्म में कलेक्ट करें, उसको ही हम प्लूरल सेंस ऑफ डेटा कहते हैं। उसके कुछ 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो डेटा एग्रीगेट होना चाहिए, यानी अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए, सिंगल डिजिट डेटा नहीं होना चाहिए, उसके ढेर सारे रीजन होने चाहिए, उस डेटा को हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हो, उस डेटा को हम अच्छे से यानी एक्यूरेसी या रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ उसको हमने कलेक्ट किया हो, उसका कोई पर्पस हो, उसको सिस्टमैटिकली कलेक्ट किया हो और उनका आपस में कोई रिलेशन हो। ये सब बहुत ज्यादा ये प्री रिक्विजिट्स हैं, यानी जरूरतें हैं, इनके बिना किसी भी डेटा को आप आगे के स्टेज पे नहीं ले जा सकते। तो प्लूरल सेंस दो डील करता है पहले स्टेज पर, वो केवल न्यूमेरिकली डेटा को कलेक्ट करता है, लेकिन वो कूड़ा कबाड़ तो देना नहीं चाहेगा सिंगुलर सेंस को। तो वो सिंगुलर सेंस को ऐसा डेटा कलेक्ट करके देना चाहेगा जिससे सिंगुलर सेंस आगे के स्टेजेस कर सके। है बात की नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो इसी के बाद आगे चलते हैं हम लोग अपने सिंगुलर सेंस वाले डेटा की तरफ। ये है सिंगुलर सेंस। सिंगुलर सेंस का क्या मतलब होता है? स्टैट्स, वो तुम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स लिख ली? नहीं लिखी तो Yes, ग्रुप पे ma'am. फोटो लिखी हुई है, बाद में नोट कर लेना, लिख ली. ठीक है? Yes, ma'am. उसके बाद सिंगुलर सेंस पे हम चलते हैं। इन स्टैट्स इन सिंगुलर सेंस का कुछ और मतलब नहीं है, इसका जितने ये स्टेजेस है ना, इनको रट लो।
और लिखना शुरू करो। स्टैट इन सिंगुलर सेंसेस कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। कर लोगे? यस मैम। कुछ नहीं करना है। स्टैट्स इन सिंगुलर सेंस मींस कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ये जो जितने स्टेजेस लिखे हुए हैं इन सारों के नाम बारी बारी से लिख दो Yes, ma'am. उसी डेफिनेशन में। यानी कि जब सिंगुलर सेंस में हम डेटा को Yes, ma'am. केवल कलेक्ट नहीं करते, व्हाट वी डू, हम उस डेटा को पहले कलेक्ट करते हैं, हम फिर उस डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल हमने पूरे स्कूल का डेटा कलेक्ट किया तो वो होगा स्टेज नंबर 1, क्योंकि हमने सबका डेटा कलेक्ट कर मारा। ऑर्गेनाइजेशन में तुम क्या करोगे? क्लास 6 का डेटा एक तरफ, क्लास 7 का डेटा एक तरफ, क्लास 8 का डेटा एक तरफ, 9, 10, 11, 12 एक तरफ। समझ गए? Yes, ma'am. यस वो तुमने फिर उसे ऑर्गेनाइज कर दिया। फिर प्रेजेंट करने का मतलब है क्लास 6 के डेटा का तुमने बार डायग्राम बनाया, पाई चार्ट बनाया, उसका ग्राफ बनाया, वो हो गया प्रेजेंटेशन। समझ गए? Yes, फिर ma'am. तुमने उस बाई चार्ट और पाई चार्ट और बार चार्ट को देख करके एनालाइज करा कि इस क्लास में 50% से ज्यादा बच्चों के मैथ में 90 से ऊपर नंबर है, तो वो हो गया एनालिसिस। और इंटरप्रिटेशन ये हुआ कि मैथ्स का टीचर अच्छा है। समझ गए? Okay. Okay. सब आ गया, कुछ करना ही नहीं है। तो स्कूल का एक एग्जांपल दे देना अगर करने को आए कि क्या मतलब है स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी इन सिंगुलर सेंस। प्लूरल तो कभी पूछा ही नहीं जाएगा, महारद्दी डेफिनेशन है वो, लेकिन सिंगुलर सेंस पूछी जाती है क्योंकि सिंगुलर सेंस का मतलब बनता है। तो ये डायग्राम बना लो, यही है सिंगुलर सेंस। और इस बना डायग्राम लो। में स्कूल का एक एग्जांपल लिख देना। आ गया? Yes, ma'am. अभी तक कोई डाउट? ना समझ पा रहे हो? No, नो ma'am. मैम। मैम बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। मैंने क्या बोला? जैसे पूरे स्कूल डेटा अच्छा बोलेंगे, समझ में आ गया है, केवल बोलना है यस मैम। या मैं एग्जांपल दोबारा दे दूं? जी यही बता दो खाली हाँ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है यू हैव टू ऑर्गेनाइज डेटा इनटू और सिंपल फॉर्म। नो यू हैव टू ऑर्गेनाइज डेटा इनटू प्रॉपर कैटेगरी। अच्छा। जैसे कि मान लो मैंने ओके। पूरे स्कूल का डेटा लिया, वो तो कलेक्शन है। फिर मैंने 6 का डेटा एक तरफ कर दिया, 7 का एक तरफ कर दिया, तो मैंने 6 वाली कैटेगरी में सारे 6 वाले को डाल दिया, 7 वाली कैटेगरी में ओके सारे अलग 7 अलग बच्चों का कर डेटा दिया। डाल दिया। तो ऑर्गेनाइज का मतलब ये है कि डेटा को प्रॉपर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, वरना प्रेजेंट कैसे करोगे? वही सिस्टमैटिक मैनर। सिस्टमैटिक मैनर ही है उसका इन अ वे मतलब। ठीक है? यस ये देखो, आफ्टर कलेक्शन डेटा इज इन विच यू हैव टू डू क्लासिफिकेशन। मैंने बोला ना, यू हैव टू प्रॉपर कन्वर्ट देम इनटू क्लास, क्लासिफाई करना पड़ता है कि किस चीज का डेटा है, किस चीज को बिलोंग करता है। स्कूल का एग्जांपल एकदम सटीक बैठता है, रट लो उसको। अगला हम पहुंचेंगे, एक और चीज पढ़ेंगे, फिर आज के लिए इतना ही। फंक्शंस। तो इसी के साथ हमने ये तो जान लिया, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज मुझे बतानी है। सिंगुलर सेंस, प्लूरल सेंस तुम्हारे दिमाग को चढ़ गया है, लेकिन प्लूरल सेंस के बाद हम एक और चीज पढ़ते हैं। अगर तुमसे कोई बोले कि स्टैट्स में इंपेरिकल एनालिसिस पॉसिबल है, तो बोलना हाँ, क्योंकि इंपेरिकल एनालिसिस एक टर्म है। लुक, I don't know, empirical is somewhere lies between the theory and the actual scientific experiment. समझ गए? यस मैम। जैसे तुम लोग 11th में केमिस्ट्री लैब जाते होगे, कभी गए होगे, 10th में केमिस्ट्री लैब गए होगे, यस मैम। वहां पे तुम लोग केमिस्ट्री के कुछ परफॉर्म करते रहते हो अपने प्रैक्टिकल्स। यस मैम। वो तुम्हारा कुछ और नहीं, इंपेरिकल टेस्टिंग होता है। क्यों? क्योंकि कोई 1 मिलीग्राम डालता है पाउडर, कोई 2 मिलीग्राम पाउडर डालता है, लेकिन रिजल्ट सबका ऑलमोस्ट इक्वल आता है। किसी का लाइट पिंक, किसी का ज्यादा पिंक, किसी का डार्क पिंक। है बात कि नहीं? कुछ तो किया ही होगा। यस मैम। यस वो मैम। इंपेरिकल टेस्टिंग है। इंपेरिकल टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि एक्चुअल हायर लेवल ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है। समझ गए? कि जिसमें माइन्यूटेस्ट टू माइन्यूटेस्ट टू माइन्यूटेस्ट कि आप एकदम फ्रैक्शन ऑफ डिजिट्स के बारे में भी बात चल रही हो। इंपेरिकल टेस्टिंग का मतलब ये है एक ऐसा डेटा जिसको न्यूमेरिकल डेटा को हम एनालाइज कर सके, वो है साइंटिफिक, वो है स्टैट्स के टर्म में इंपेरिकल एनालिसिस। यानी इंपेरिकल एनालिसिस उसी चीज की हो सकती है जिसको हम न्यूमेरिकल चीजों में कर सके। जैसे हम अगर बोलेंगे कि ह्यूमैनिटी की टेस्टिंग हो सकती है, अफेक्शन की, लव की हो सकती है, तो नहीं हो पाएगी इंपेरिकल टेस्टिंग। समझ गए? तो इंपेरिकल टेस्टिंग स्टैट्स किस तरह की टेस्टिंग करता है? तुमसे बोलेंगे कि भाई आप तो ये हमें बता रहे हैं कि स्टैट्स क्वालिटेटिव में डील नहीं करता, उसका तो मतलब समझ में आ गया, लेकिन आप बोल रहे हैं कि स्टैट जो है वो क्वांटिटेटिव डेटा में डील कर लेता है, उसको क्वांटिटेटिव डेटा को एनालाइज कर लेता है। तो करता कैसे है? तो करता है एम्पेरिकल एनालिसिस के थ्रू। किसके थ्रू करता है?
एम्पिरिकल एनालिसिस। इम्पेरिकल क्यों इम्पेरिकल है? क्योंकि हमारे पास ढेर सारा न्यूमेरिकल डेटा होता है, उससे हम बार चार्ट, पाई चार्ट, ये सारे चार्ट बनाते हैं और उससे हम डिसाइड करते हैं कि कितने, अभी मैंने स्कूल के एग्जांपल में बताया ना कि 50% लोगों के 90 से ऊपर नंबर आए, तो ये हमने फॉर्म में भर के ही तो देखा होगा, ठीक। लेकिन 90 से ऊपर वाला ही हमने डेटा दिया, हमने एग्जैक्ट ये नहीं दिया कि किसके 91.6 आए, किसके 91.2 आए, हम डिटेल में नहीं गए। लेकिन हम एम्पेरिकल टेस्टिंग कर पाए तो स्टैट्स एकदम एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा। बार बार मैं क्यों ये चीज बता रही हूँ कि हम एग्जैक्ट चीज नहीं कर पाए, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये डालना चाहती हूँ कि स्टैट्स कभी भी बेटा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता, समझ गए? एस्टिमेशन स्टैटिस्टिकल इसीलिए किया जाता है ताकि एस्टिमेट मिल जाए तुमको। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कंपनी खोलनी होगी तो कितना बजट आएगा, वो बजट हमेशा एस्टिमेट होगा क्योंकि उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होगा। एक्चुअल तो तब होगा जब कंपनी खुलेगी, समझ गए? तो स्टैट्स का जो डेटा होता है वो प्रॉपरली एक्यूरेट नहीं होता, वो जो रिजल्ट होता है वो एम्पिरिकल एनालिसिस यानी ऑब्जर्व करके नियर बाय रिजल्ट बताता है, समझ गए? तो ये बात जरूर अपने दिमाग में रखनी है कि स्टैट एम्पिरिकल एनालिसिस करता है। और अगर कोई तुमसे पूछेगा कि एम्पिरिकल एनालिसिस क्या होती है, तो बोलोगे एम्पिरिकल एनालिसिस इज एन एनालिसिस व्हिच इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट। क्या करते हैं? सिंपल सी है डेफिनेशन कि एम्पिरिकल एनालिसिस वो एनालिसिस होती है जो न्यूमेरिकल फैक्ट को ऑब्जर्व करती है, और हमारा जो स्टैट्स है वो इसी एनालिसिस की मदद से डेटा को सॉल्व करता है, समझ गए? क्योंकि चाहे मीन हो, मीडियन हो, मोड हो, कोरिलेशन हो, इन सब में तुम क्या करते हो? ऑब्जर्व ही तो करते हो डेटा को, उसका पाई चार्ट बार चार्ट बना के, ठीक। तो इसमें एक और चीज लिख लो आगे डेफिनेशन में कि एम्पिरिकल एनालिसिस, और फिर लिखो stats does the empirical analysis. If you want I can write that in chat also, या फिर तुम लोग कर लोगे। Let me write in chat जो मैं लिख रही हूँ उसको फटाफट